नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, आज नवंबर 14 है। हमारे देश में आज बाल दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे। आज हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर इनके बारे में छोटा सा एक वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ। आगे जाने से पहले दोस्तों वही बातें, लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो, ज्वाइन बटन दबा के। श्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म हुए थे 14 नवंबर 1889 को और देहांत हुए थे 27 मई 1964 को। वो एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। सब्सिक्वेंटली देश के सबसे पहला प्रधानमंत्री रह चुका है। वो एक सेंट्रल फिगर था इंडियन पॉलिटिक्स का, इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे वो एक एमिनेंट लीडर हुआ करते थे। एंड जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने और सब्सिक्वेंटली 1950 को जब जनरल इलेक्शंस हुए तब देश के सबसे पहला प्रधानमंत्री चुन के आए थे। डेमोक्रेटिक इंडिया को बनाने में और एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री को आगे बढ़ाने में जवाहरलाल नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन कोई डिने नहीं कर सकता। इनकी लीडरशिप के लिए और फार साइटेडनेस के लिए आगे वाली पीढ़ियां उनको हमेशा याद करेंगे। उनको पंडित नेहरू बुलाते थे क्योंकि उनके रूट्स कश्मीरी पंडित फैमिली से थे। इंडियन चिल्ड्रन न्यू हिम बेटर एज चाचा नेहरू। इनके जो बर्थडे है, इस दिन हम बाल दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेहरू जी के अर्ली लाइफ के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बोर्न ऑन नवंबर 14, 1889, बोर्न टू स्वरूप रानी एंड मोतीलाल नेहरू। नेहरूज चाइल्डहुड वॉज जॉयस एंड कलरफुल। देखो दोस्तों, साफ बात यह है, नेहरू जी एक रिच फैमिली से थे। 1889 नवंबर 14 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू हम सबको मालूम है। माताजी का नाम थे स्वरूप रानी। हिज फैमिली वॉज नोन फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी एंड करिश्मा। उनके फैमिली जो थे ना, तब से इस फैमिली में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, एक लीडरशिप क्वालिटी ऑलरेडी थे। ठीक है। हिज फादर मोतीलाल नेहरू वॉज ए वेल नोन लॉयर एंड लीडर ऑफ इंडियाज फ्रीडम फाइट। उनके फादर जो मोतीलाल नेहरू जी थे वो भी एक फ्रीडम फाइटर ही थे और एक वेल नोन लॉयर भी थे। नेहरू जी के सबसे पहले टीचर वही थे और उन्होंने नेहरू जी को एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझाया। ही वॉज ए वोराशियस रीडर एंड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड इटसेल्फ नेहरू वॉज इक्विप्ड विद डाइवर्स नॉलेज। देखो दोस्तों, नेहरू जी एक बहुत अच्छा रीडर थे और एक राइटर भी थे। उनके किताब अब भी बहुत रेलेवेंट है। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब है नेहरू जी के, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। अब सब उस बुक को पढ़ना चाहिए। उसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में, नेहरू जी के काफ़ी सारे विजन्स के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया है। इनकी प्राइमरी एजुकेशन वाज एट हिज होम। वो होम स्कूल थे और 15 साल की उम्र में नेहरू जी चले गए इंग्लैंड। किसके लिए? स्कूलिंग के लिए। 17 साल में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एंड अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया। 1912 में वो लंदन से इंडिया वापस आया एंड डायरेक्टली ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स। He was always interested in analyzing international issues and was intrigued by the history of countries that were foreign domination। देखो दोस्तों, वो इंग्लैंड में पढ़े लिखे थे, इंटरनेशनल इश्यूज में काफ़ी सारा इंटरेस्ट था उनका और जितने भी कंट्रीज फॉरेन डोमिनेशन के अंदर थे ना, उनके बारे में पढ़ाई भी वो काफ़ी सारे किए हैं। Nehru married Kamala Nehru in 1916 and they had one daughter Indira who later became the Prime Minister of India. His religious outlook was always secular। देखो, ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेहरू जी की जो पत्नी थी उनका नाम थे कमला नेहरू। 1916 को उनकी शादी हुई थी। इनकी बेटी का नाम है इंदिरा गांधी, जो लेटर हमारे देश के सबसे पहला वनिता प्रधानमंत्री बनी। अब बात करते हैं नेहरू जी के स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के बारे में। दोस्तों, नेहरू जी के स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के बारे में बताने लगेंगे तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। इधर मैं मेजर पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ। Upon learning of esteemed theosophist Annie Besant's arrest in 1917, Nehru was moved to join All India Home Rule League, an organization devoted to obtain self-government within the British Empire। देखो दोस्तों, ऑल इंडिया होम रूल लीग फाउंड किए थे एनी बेसेंट जी। 1917 को उनका अरेस्ट हुआ था। इसके बाद नेहरू जी ने ऑल इंडिया होम रूल लीग ज्वाइन किया। ऑल इंडिया होम रूल लीग का ऑब्जेक्टिव ये था, इट वॉज डिवोटेड टू ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही एक सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट करना इसका ऑब्जेक्टिव था। अब इसके बाद क्या हुआ? अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ठीक है। ब्रिटिश ट्रूप्स ओपन फायर ऑन थाउजेंड्स ऑफ अनआर्म्ड सिविलियंस हु हैड बीन प्रोटेक्टिंग रिसेंटली पास लेजिस्लेशन। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए वो कौन सा लेजिस्लेशन था जो जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहा था। ठीक है।
अब देखो, इसके बाद जब 379 इंडियंस वे किल्ड, ये तो ऐसी एक इंफॉर्मेशन है, एक्चुअली इसका फिगर बहुत ज्यादा है, 379 ब्रिटिश के हिसाब से है। More than 1,000 others were wounded. Outraged Nehru and further solidified his resolve to win Indian independence. जलियनवाला बाग के बाद नेहरू जी ने डिसाइड कर लिया अब ये 100% इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करेंगे। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देखो 1920 से लेकर 22 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था जो महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। नेहरू जी भी इम्प्रिजन हुए फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एक्टिविटीज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 2.5 decades स्पेंड ए टोटल ऑफ 9 years इन ए जेल। देखो दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल होने के कारण नेहरू जी भी इम्प्रिजन हुए थे और हमें पता है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी किताब है वो जेल में ही लिखे थे वो, राइट। इसके बाद 1929 को जवाहरलाल वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो दोस्तों, 1929 को जवाहरलाल नेहरू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुना गए। धीरे धीरे जवाहरलाल नेहरू जी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का और इंडियन पॉलिटिक्स का एक फेस बन रहा था, तो 1929 को वो नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए, वेयर बाय ही प्रमोटेड द गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन एज अपोज टू डोमिनियन स्टेटस। देखो दोस्तों, इधर पूर्ण स्वराज की बात की जा रही है। हम सबको पता है, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 31 दिसंबर 1929 को ऑन बैंक्स ऑफ रेवी रिवर जवाहरलाल नेहरू जी ने फ्लैग ऑफ इंडिया होइस्ट किए थे और पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया था। इन रेस्पॉन्स टू ब्रिटेन्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द वार अगेंस्ट जर्मनी एट द ऑनसेट ऑफ वर्ल्ड वॉर II विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स, मेंबर्स ऑफ कांग्रेस पास क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942। देखो दोस्तों, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिमांडिंग पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन इन एक्सचेंज फॉर द सपोर्ट इन वार एफर्ट। The following day, British government arrested all Congress leaders, including Nehru and Gandhi. ब्रिटेन ने डिक्लेयर किया था इंडिया पार्टिसिपेशन इन द वार अगेंस्ट जर्मनी। वर्ल्ड वॉर II में जर्मनी के अगेंस्ट इंडिया का भी पार्टिसिपेशन ब्रिटेन ने डिक्लेयर किया विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स। तब इंडियन लीडर्स की कोई कमी नहीं थे, ब्रिटेन ने कोई लीडर से कोई बात नहीं की और इसके अगेंस्ट इंडियन लीडर्स ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया अगस्त 8, 1942 को, ठीक है। फॉलोइंग डे, इसके अगले दिन ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग नेहरू एंड गांधी जी को अरेस्ट किए। फर्दर ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1939 एंड गाइडेड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स इन 1940s वर्ल्ड वॉर II। इसके बाद नेहरू जी की जो ग्रोथ था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वो बहुत ही अच्छा रहा और इंडिया की इंडिपेंडेंस मिलने तक इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत जबरदस्त रहा। अब बात करते हैं नेहरू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नेहरू वॉज इलेक्टेड बाय द कांग्रेस टू अस्यूम ऑफिस एज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। देखो दोस्तों, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था और वर्ल्ड वॉर II भी चल रहे थे। ब्रिटिशर्स ने तय किया था अब इंडिया छोड़ के जाना ही है। तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने बैठ के मीटिंग किया और इसके लिए कि देश के पहला प्रधानमंत्री कौन रहेगा। गांधी जी सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे और उनके बात मानना ही था। गांधी जी ने 1941 को ही नेहरू को अपना पॉलिटिकल हेयर एंड सक्सेसर मान लिया था, तो यह बात क्लियर था अब देश के प्रधानमंत्री पहला जवाहरलाल नेहरू ही बनेंगे। एज प्राइम मिनिस्टर ही सेट आउट टू रियलाइज हिज विजन ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी के पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। उनकी जो विजन था इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में, वो रियलाइज करने के लिए वो चल पड़े। Constitution of India was enacted in 1950, after which he embarked on an ambitious program of economic, social and political reforms. दोस्तों, इंडिया एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था। इंडिया में एक कॉलोनी, पहले एक कॉलोनी था, 200 साल तक ब्रिटिश राज चल रहा था एक कॉलोनी के रूप में। अब इसको एक रिपब्लिक बनाने में बहुत सारे रिफॉर्म्स करना था, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब करना बहुत ज़रूरी था। तो जवाहरलाल नेहरू जी का जो हाथ है, जो पार्ट है, ये सब करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इन फॉरेन पॉलिसी, देखो फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो ही टुक ए लीडिंग रोल इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में इनका एक लीडिंग रोल था, वाइल प्रोजेक्टिंग इंडियाज रीजनल हेगेमोन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया को एक सुप्रीम लीडर या प्रोमिनेंट लीडर बनाना नेहरू जी का विजन था। इन द 35 ईयर्स फ्रॉम 1929 टू 1964, देखो दोस्तों, 1929 को जवाहरलाल नेहरू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने थे। तब से लेकर 1964 तक जब उनका देहांत हुआ से प्राइम मिनिस्टर, वो जनता के लिए एक आइडल के समान था।
उनकी जो अप्रोच थी वो सेक्युलर थी बिल्कुल। गांधी जी की जो ट्रेडिशनलिस्ट एंड रिलीजियस एटीट्यूड से थोड़ा सा अगेंस्ट था, फिर भी नेहरू जी के जो एटीट्यूड था, जो विजन था, वो इट वाज टुवर्ड्स सिविलाइजेशन, इंडिया को सिविलाइज करने में वो लगे पड़े थे। वेयर आज नेहरू टॉक्ड इन एन इंक्रीजिंगली मॉडर्न इडियम, गांधी वाज हार्किंग बैक टू द ग्लोरीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। Apart from his trust on secularism and on its basic unity of India, despite its ethnic and religious diversity, Nehru was deeply concerned with carrying India forward into the modern age of scientific discovery and technological development. देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिया एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था। एक 200 साल तक एक कॉलोनी रहे थे, इसके बाद रिपब्लिक बना सडनली। अब इंडिया को आगे बढ़ाने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जवाहरलाल नेहरू जी के कंधे पे थे। अब इन्होंने मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट किया इंडिया को सिविलाइज करने में और साइंटिफिक डिस्कवरी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में। नेहरू जी के जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जो साइंटिफिक डिस्कवरी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, ये इनकी जो अचीवमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे। In addition, he aroused in his people an awareness of the necessity of social concern with poor and outcast and of respect of democratic values. इनके साथ साथ नेहरू जी गरीबों को हटाने में और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रेस्पेक्ट करने के लिए जो अवेयरनेस फैलाने का काम में भी लगे थे। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के अचीवमेंट्स एज ए प्राइम मिनिस्टर। जो मेजर अचीवमेंट्स है इधर मैं बात करूंगा, वैसे बताना है तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ नेहरू कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। हेल्प फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बने थे, जब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी चुने थे, तब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में नेहरू जी के जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन यूनाइटेड इंडिया। देखो दोस्तों, वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो होम मिनिस्टर थे सबसे पहला, और वीपी मेनन साहब जो इनके साथ थे, उनका पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी जवाहरलाल नेहरू जी के भी कॉन्ट्रीब्यूशन साथ साथ में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तब प्राइम मिनिस्टर थे। रीसेटलिंग द रेफ्यूजीज पोस्ट पार्टीशन। देखो दोस्तों, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, पार्टीशन हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान अलग हुए थे, तब जो रेफ्यूजीज थे उनको रीसेटलिंग करने में इनका हाथ बहुत इंपॉर्टेंट था। सेटिंग अप ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो बहुत मेजर पॉइंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने सेटअप किया था। इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ था, मतलब इंडस की जो पानी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइड किया था। साउंड फॉरेन पॉलिसी, इनकी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक बार बता दिया। फोकस ऑन एजुकेशन में इनकी फोकस बहुत अच्छा था। खुद एक एजुकेटर थे, एक अच्छा रीडर थे, एक राइटर थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में मेजर क्या क्या है? भकरा नंगल डैम, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये चार हम मेजर बता सकते हैं। वैसे और भी बहुत कुछ है। फाइनली पहुंचते हैं एक कंक्लूजन में। टुडे द ओपिनियंस आर डिवाइडेड अबाउट द आइकॉनिक लीडर। ये तो हमें हर दिन सुनने को मिलता है दोस्तों। पहले जैसा पॉलिटिकल सिनेरियो अब नहीं रहा है। नेहरू जी के विरोध में भी बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिलता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा घुसूंगा नहीं। वाइल नेहरू ऑलवेज हैड हिज क्रिटिक्स इवन बैक इन द डे, ए सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द मैसेस डिस्पाइज द डिनास्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द कांग्रेस। देखो दोस्तों, 1964 को नेहरू जी के जब डेथ हुए, इसके बाद जो डिनास्टिक पॉलिटिक्स कांग्रेस में चलते आ रहा है, उस पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म हमें सुनने को मिला है। हाउएवर, हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियाज फ्रीडम एज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू हिज कंट्री आर एक्नॉलेज्ड बाय पीपल बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। कुछ भी हो, इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियाज फ्रीडम के लिए एंड एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो इंडिया के लिए किया है, वो हम डिने नहीं कर सकते। इनकी जो लीगेसी को भी हम डिने नहीं कर सकते। Children's dearest चाचाजी लेफ्ट इस वर्ल्ड ऑन May 27, 1964 एट द एज ऑफ 74। नेहरू जी के डेथ हुए थे May 27, 1964 को एट द एज ऑफ 74। नेहरू विल बी ऑलवेज रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री एज द ब्रेवेस्ट एंड सोफिस्टिकेटेड मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में छोटा सा एक पीपीटी था ये। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।